हमने शेल पढ़ लिया, हमने सबशेल पढ़ लिया, अब हम ऑर्बिटल की बात करते हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए रहा एन, एन स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 12 प्लस 1, ट्वाइस 12 प्लस 1 और 2। किसी भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 ऑप्शन आपके पास है। क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम पूछा है वो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल। मैं शेल की बात नहीं कर रहा हूं। शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2n स्क्वायर। सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ट्वाइस 12 प्लस 1। ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई। किसी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो एक लाइन में इंपॉर्टेंट बनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आंसर आएगा 2। कीप इन माइंड। तो क्या समझ में आया? किसी भी शेल में सबशेल कितने होंगे? n। किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? n स्क्वायर। किसी भी शेल में किसी भी शेल में ऑर्बिटल कितने होंगे? n स्क्वायर। किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 12 स्क्वायर। किसी सबशेल में ऑर्बिटल कितने होंगे? ट्वाइस 12 प्लस 1। किसी सबशेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ट्वाइस 12 प्लस 1। और किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? दैट इज 2। ठीक है, तो ये अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में हम लोग कुछ और बातें थोड़ी सी डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, n की वैल्यू 3 लेता हूँ। L की वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? 0 to n - 1। आपको याद है? अब याद रखिए इसको, बार बार इसको रिपीट कीजिए। L की जो वैल्यू निकालते हैं वो निकलती है 0 से n - 1 तक, 0 to n - 1। n की वैल्यू 3 की बात कर रहा हूँ, लिखो वैल्यू 3 में से 1 गया 2 आएगा। तो L की वैल्यू 0 आ गई, 1 आ गई और 2 आ गई। तो यहां मैंने बताया था आपको कि अगर n फादर है, देखिए याद रखने का तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? याद रखने का तरीका। तो ये क्या हो गया? सन। n 3 है तो L 3 नहीं हो सकता। ठीक, चलिए अगर मैं यहां पर L की वैल्यू 2 ले लेता हूं, अब m निकालो। m का फॉर्मूला क्या होता है? -L2 + m। आपको पता है? -L2 + m। L की वैल्यू 2 लिखिए, तो यहाँ पर m2 कितनी आ गई? -2 -1 0 +1 और +2। अगर L 2 है तो m 0 पॉसिबल है। अगर L की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू 0 पॉसिबल है, m की वैल्यू 1 पॉसिबल है, m की वैल्यू 2 पॉसिबल है। m और l में दोनों बराबर हो सकते हैं। m और l में l बड़ा हो सकता है, m छोटा हो सकता है। ये सही है, ये गलत नहीं है। L2 m 0, बड़ा कौन है? L। L2 तो m भी 2 पॉसिबल है, दोनों क्या हो गए? बराबर। तो मैं यहाँ पर अक्सर ये बात कहता हूं कि L जो है एल्डर ब्रदर है, ठीक है? ये बड़ा भाई है और ये क्या है? छोटा भाई है। छोटा भाई क्या बोलते हैं? यंगर ब्रदर।
जब भाइयों में बंटवारा होता है तो बराबरी का होता है। दोनों क्या हैं? भाई हैं। बंटवारा कैसा होगा? बराबरी का। क्यों? मैं आपको कारण बताता हूं। दो भाई हैं, अगर बंटवारा हुआ और एक भाई को 10 लाख रुपए मिले और एक भाई को 10,500,000 रुपये मिले तो वहाँ सोच बन जाएगी, बोला इसको 500 रुपये ज़्यादा मिले हैं। क्यों? जब भी कोई कार्यक्रम होगा, जब भी कोई बिजनेस की बात आएगी, काम धंधे की बात आएगी, बोला उसको ज़्यादा पैसे दिए थे इसलिए उसकी तरक्की ज़्यादा हो रही है। इसको 10 लाख दिए थे, उसको 10,05,000 दिए हैं। तो क्या समझ आ रहा है? वहाँ क्या सोच का वेरिएशन नहीं। अगर 10-10 लाख दोनों को देने के बाद 5,000 रुपये बचे हैं तो या तो 5,000 रुपये दान धर्म कर दिए जाएंगे या फिर बहन वगैरह जो भी मतलब माता पिता के पास रख ले जाएंगे या कुछ भी कर दिया जाएगा, लेकिन बंटवारा बराबरी का होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर। तो यहाँ पर ये बड़ा भाई और ये छोटा भाई दोनों की वैल्यू बराबर हो सकती है। ये बड़ा और ये छोटा है, ये छोटा पॉसिबल है, ये 2 है तो ये 0 पॉसिबल है। ठीक है? और एस तो आपको पता है, एस क्या होता है? प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, ध्यान रहेगा आपको ये बात है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं तो आपको कुछ कुछ समझ में आएगा। राइट है? चलिए एन, एल, एम और एस। चलिए मैं बोलता हूँ, आपको राइट रॉन्ग बताना है। 4, 3, 0 प्लस हाफ, क्या सही है? क्या ये पिता और पुत्र सही है? क्या ये बड़ा और ये छोटा हो सकता है? ये वाली बड़ी होगी, ये छोटी होगी, सही है? चलिए ये बड़ा भाई छोटा भाई सही है, ठीक। और एस की प्लस हाफ होती है तो ये सारी वैल्यूज क्या है? सही है, करेक्ट। चलिए 4, 4, 0 माइनस हाफ, क्या गलत हो गया? दोनों की वैल्यू बराबर नहीं हो सकती। ये पिताजी है तो पुत्र है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये यहाँ पर गलत हो चुका है, तो ये वैल्यू क्या हो गई? गलत हो गई। चलिए और देखते हैं क्या सही है। क्या पिता पुत्र सही है? बिल्कुल सही है। बड़ा छोटा सही है। क्या दोनों भाई बराबर हो सकते हैं? बोला बिल्कुल सही है। क्या एस की वैल्यू माइनस हाफ हो सकती है? बोला बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि एस की 2 वैल्यू है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो ये भी सही है। चलिए क्या संभव है? बोला गलत। क्यों? क्योंकि एल 0 है तो एम की वैल्यू केवल 0 होती है। प्लस माइनस में एल से बड़ा नहीं हो सकता। अभी मत समझना कि छोटा है, नहीं, गलत है। वो 1 कुड नॉट वैल्यू है, ये तो 0 है। प्लस या माइनस दोनों बड़ा नहीं होना चाहिए, सी बात है। बराबर हो सकता है लेकिन ज़्यादा वैल्यू नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ये वैल्यू ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो यह गलत हो गया, इसलिए क्या हो गया? रॉन्ग। ये बात समझ में है आपको? ये वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, सही है। लेकिन ये 0, एल 0 होने पर एम केवल 0 होता है। प्लस का मान भी पॉसिबल नहीं है, माइनस का मान भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल अगर 0 है तो एम भी क्या होगा? 0 होगा। माइनस वन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। चलिए चलो बताओ, ये फादर है सन, ये वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, सही है। ये बड़ा भाई छोटा भाई, ये भी सही है, लेकिन एस की वैल्यू 0 नहीं होती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आपको क्या करना है? देखना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? अब मैं आपको क्वेश्चन बनाता हूँ, देखो। ठीक है? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा देखना होगा। तो क्या समझ में आया? एन और एल में एन बड़ा होता है, एल छोटा होता है ऑलवेज, ये गलत हो गया। ठीक, एम, एल और एम में एल बड़ा हो सकता है,
एल और एम बराबर हो सकते हैं, एम बड़ा नहीं हो सकता। ये बड़ा छोटा ये पॉसिबल है, ये बड़ा छोटा ये पॉसिबल है, ये बराबर ये पॉसिबल है, ये 0 या -1 ये पॉसिबल नहीं है, 0 + 1 भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, गलत है ये भी गलत है ना। चलिए एसक्यूल्यू प्लस ऑफ या माइनस ऑफ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ध्यान से बताइएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चन रेयरली देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल फॉर, इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? 4, n के लिए 4, n के लिए 4, l, m और s है ना। n के लिए 4, n के लिए 3 कब होती है? n के लिए 3 कब होती है? f के लिए लिखो 0, 1, 2, 3, s, p, d और f। l के लिए 3 कब होती है? f के लिए। n मतलब शेल नंबर 4 और l के लिए 3 मतलब f। n के लिए 0, ठीक, ये मान लो इसके लिए m के लिए 0 है। s प्लस आप मतलब क्या हो गया? सीधा इलेक्ट्रॉन। माइनस आप होता तो उल्टा इलेक्ट्रॉन। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्वांटम नंबर कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए है? 1। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल? आंसर कितना आएगा? 1। बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखो, ये हो गया आपका। अरे यार एस के लिए प्लस हाफ है तो क्लॉकवाइज वाला होगा ना, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये तो एक ही ऑर्बिटल हुआ ना, एम क्या हो जाता है? ऑर्बिटल में जाता है, ये रहा एक ऑर्बिटल। अगर एल की वैल्यू 3 है तो एम की वैल्यू -l से +l तक होती है, -3 से +3 तक होती है। तो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 होगी ना। तो यहां पर ये 7 ऑर्बिटल हो गए। तो एम की वैल्यू 0 क्या होगी? एक ही तो ऑर्बिटल के लिए होगी और ऑर्बिटल 1 है और एस की वैल्यू प्लस हाफ, तो सीधा इलेक्ट्रॉन होगा इरेक्टेड। तो कितने इलेक्ट्रॉन बने? केवल 1। देखो क्वेश्चन ऐसे बनता है, बताइए इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? ये क्या है? एक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। देखो इधर, ये क्या बता रहा है? सिंगल वन ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? डबल। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? आंसर कितना आया? 2। क्वेश्चन बन रहा है, हो गया। चलो एक इसके लिए बता दो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पॉसिबल। ये कौन है? 4f। और 4f में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? गिनो गिनो गिनो, कितना आ सकते हैं? देखो देखो मैंने कितना बनाया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। कितना आ सकते हैं? 14। क्यों? क्योंकि 4f, n = 4, l = 3। 4f में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14। चलिए ये चलो एक और कम कर दिया। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल? n = 4 में कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं? ये क्या है? शेल। किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2n²। कैसे? चौथे शेल में 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है, 4f होता है। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन, f में 14 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितना हो गया है?
32, n के लिए 4 रख के देख लो, आंसर कितना आया 32। इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है 32। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं किसके ऊपर, क्वांटम नंबर्स के ऊपर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। चलिए तो हम एक छोटा टॉपिक लेते हैं जो कि एग्जाम की वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो होता है नोड। तो व्हाट इज नोड? तो वहाँ क्या होता है कि हम लोग ऑर्बिटल को पढ़ते हैं, है ना। डिफरेंट ऑर्बिटल की शेप डिफरेंट होती है। उस ऑर्बिटल के अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण, उनकी शेप के कारण कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जैसे 2px ले लो आप। 2px में जो ऑर्बिटल के लोब है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो ये जो yz प्लेन है, इस yz प्लेन को इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ये y और ये z, तो ये क्या हो गया yz प्लेन। तो इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। ऐसे प्लेस को हम बोलते हैं नोड। तो नोड इज अ प्लेस वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी। उसे हम लोग क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। नोड कैसा हो सकता है, कोई पॉइंट हो सकता है, जैसे न्यूक्लियस। क्या न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, पर नहीं, तो नोड हो गया आपका, है ना, उसको नोड बनाया जाता है। एक कोई लाइन हो सकती है, कोई प्लेन हो सकता है, कोई सरफेस हो सकती है, ठीक। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नोड, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, एस स्फेरिकल होता है, कैसा होता है, स्फेरिकल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1s एंड 3s? तो 1s स्फेरिकल होता है, लेकिन 3s के अंदर ये स्फेयर, ये नोड है। इसे बोलते हैं रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड। इसको आप लोग घुमावदार, इसको रेडियल नोड कह सकते हो। क्या कह सकते हो इसको, रेडियल नोड। क्या कह दोगे, इसको कह दोगे रेडियल नोड, ठीक है। तो 1s और 3s के अंदर डिफरेंस ये है कि इसमें दो नोड होते हैं। मैं कहता हूं 2px और 3px, ठीक है। 2px और 3px दोनों डिफरेंस क्या है, तो इसमें क्या होता है, एक नोड बन जाता है। कैसे, ये तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी, और एक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ये वाली है। तो ये क्या हो जाएगा, एक नोड हो जाएगा, वो भी कैसा, रेडियल। कैसा हो जाएगा, रेडियल नोड। कैसा हो जाएगा बच्चों, रेडियल नोड, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, रेडियल नोड, इसका फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1, ठीक। और नोडल प्लेन, इसका फॉर्मूला था L। एस के अंदर ऐसा कोई प्लेन नहीं है कि जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाए। ऐसे प्लेन खींचोगे आप तो भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको यहाँ पर, ऐसे प्लेन खींचोगे तो भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा यहाँ पर आप, ऐसे प्लेन खींचोगे तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको यहाँ पर आप। ऐसा कोई प्लेन नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाए, दैट इज नोन एज नोडल प्लेन। तो S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसमें नोडल प्लेन 0 होते हैं। S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है,
तो एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, तो एस के अंदर नोडल प्लेन भी 0 होंगे। ठीक है, चलिए दोनों प्लस करो तो टोटल नोड हो जाएगा, एल से एल कट जाएगा, एन माइनस वन। मेरा एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, क्वेश्चन है फाइंड टोटल नोड इन 3px। टोटल नोड का फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस वन, नो नॉट। टोटल नोड का फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस वन। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? 3। n मतलब शेल नंबर, शेल नंबर कितना है? 3। 3 वैल्यू लिखो, n की वैल्यू 3 लिखिए। टोटल नोड कितने? 2 हो गए। ये 3px है। दो नोड कौन से? एक तो रेडियल और एक नोडल प्लेन। इसमें एक तो नोडल प्लेन है और एक रेडियल नोड है। एक और एक कितना होता है? 2, 32। तो ध्यान रखिए, रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या हुआ? n माइनस एल माइनस वन। नोडल प्लेन का फॉर्मूला क्या हुआ? l। और टोटल नोड का फॉर्मूला क्या हुआ? n माइनस वन। तो इससे आप लोग निकालिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कीजिएगा ना, और कोई क्वेश्चन करें? चलो बताओ इसमें, इसी में बताओ। चलो इसमें क्वेश्चन देता हूँ मैं कि 3px के अंदर जो है, आप एक काम करो, नोडल प्लेन बताओ। नोडल प्लेन बताओ। नोडल प्लेन का फॉर्मूला क्या होता है? L 3p। p के लिए l कितना होता है? s के लिए l 0, तो p के लिए l कितना होता है? 1। l के लिए 1 लिखो, तो नोडल प्लेन कितना हो गए? 1 हो गए। कौन सा? ये रहा। चलो रेडियल नोड निकालो। चलो क्वेश्चन है रेडियल नोड, फॉर्मूला क्या है? n माइनस एल माइनस वन। n कितना है? 3p के लिए n कितना है? 3p n कितना है? 3। l कितना होता है p के लिए? 1। इस 1 को ऐसा कैसे लिखो? तो 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1। तो रेडियल नोड कितना था? 1। तो इस टाइप से क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, तो ये नोड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बनता है। ठीक है, चलिए तो बोहर मॉडल जो हमने पढ़ा था, बोहर मॉडल के अंदर जो बोहर महोदय ने बताया, एक इलेक्ट्रॉन वाले पार्टिकल जैसे हाइड्रोजन है, He+ है, हमने पढ़ा है। तो ऐसे पार्टिकल के लिए उन्होंने मॉडल को जब समझाया, और हाइड्रोजन की जब बात आती है तो हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो उन्होंने हाइड्रोजन के अंदर उसके स्पेक्ट्रम को उन्होंने डिस्क्राइब किया, स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। तो हम लोग थोड़ा सा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चूँकि हाइड्रोजन में सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के हायर एनर्जी लेवल पर चला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन हायर पे चला जाता है तो वहाँ पर अनस्टेबल होगा, वहाँ पे नहीं रुक सकता, उसको उसकी ग्राउंड स्टेट में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के वेरियस जो है एनर्जी लेवल्स पॉसिबल है। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी अपनों ने और हायर पे चला गया तो नीचे आएगा, तो अलग अलग तरीके से गिर सकता है। या तो ऊपर से सीधे से नीचे आ जाए फर्स्ट में, या ऊपर से 4 कदम 4 जो है शेल कूदने के बाद फिर बाद में फर्स्ट में आए, या एक एक कूदते कूदते जो नीचे आए। हर स्टेप जंप करने पर इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी इमिट करता है, एनर्जी बाहर निकालता है। और उस एनर्जी को, जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग एनर्जी देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी प्रोवाइड की है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के ऊपर चला जाएगा, हायर द एनर्जी लेवल।
गेन बाय द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऊपर जा चुका है और जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। और जब इस एनर्जी को हम लोग प्रिज्म में से निकाल के देखते हैं तो हमें डिफरेंट जो है कलर या डिफरेंट जो है रेडिएशंस देखने को मिलती है। इसे कहते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। आप स्पेक्ट्रम इसको समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड की हमने, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो या तो डायरेक्ट नीचे आ जाए या टुकड़ों में नीचे आए, आने का तरीका उसका अलग होगा। और हर जंप पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनर्जी को इमिट करेगा। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज रिलीज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डिफरेंट टाइप की एनर्जी को इमिट करता है। तो इन एनर्जीज को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन हायर से सीधे फर्स्ट में आ सकता है। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है तो जो एनर्जी इमिट करता है वो एनर्जी यूवी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में होती है। ये एग्जाम पूछा गया है। इन सारे रेडिएशंस को हम लोग लाइमन सीरीज के अंदर स्टडी करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हायर से फर्स्ट में ना आए, हायर से सेकेंड शेल में आ जाए, हायर से इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आ जाए, तो वहां पर जो भी एनर्जी वो इमिट करता है उसे बामर सीरीज के हम लोग स्टडी करते हैं। और ये विजिबल लाइट होती है। ये लाइट हमें दिखती है, ये दिख रही है ना, ट्यूबलाइट वगैरह की जो लाइट है वो विजिबल लाइट में आता है। तो ये बामर सीरीज जो होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन हायर से सेकेंड में आ रहा है। कौन से में आ रहा है, सेकेंड। देखिए शेल नंबर दिया है यहाँ पर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये शेल है जो यहाँ बता रखा है। फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, राइट है। चलिए जब इलेक्ट्रॉन हायर से थर्ड में आ जाए, देखिए ये फर्स्ट शेल है, हायर से फर्स्ट में आ गया इलेक्ट्रॉन लाइमन, हायर से सेकंड में आया, ये सेकंड शेल है, तो क्या हो जाएगा, बामर। हायर से थर्ड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाश्चन। हायर से फोर्थ में आ गया इलेक्ट्रॉन तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट। और हायर से फिफ्थ में आ जाएगा क्या आ जाएगा, पी फंड सीरीज। फंड सीरीज बोलते हैं, पी फंड भी बोलते हैं, फंड सीरीज, पी फंड सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हायर से इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में आएगा तो पाश्चन सीरीज, हायर से फोर्थ में आएगा तो ब्रैकेट सीरीज, और हायर से फिफ्थ में आएगा तो पी फंड सीरीज आती है। ये अल्ट्रावायलेट, ये विजिबल और ये इंफ्रारेड, ये कलर्ड में दिखा रखा है, आपको याद रखना है, ठीक है। लाइमन में क्या था, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आया था। कहां से फर्स्ट में आया था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर हायर से फर्स्ट में आया था, वो क्या थी, लाइमन। और ये काय में आई थी, अल्ट्रावायलेट। बामर में क्या था, इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आया था। कहां से, ऊपर वाले शेल से। ऊपर वाला कौन सा, 3, 4, 5, 6। तो ये काय में आया था, विजिबल में, ठीक है। और पाश्चन, ब्रैकेट, फुल सीरीज, पाश्चन में इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में आया था। कहां से, 4, 5, 6 से। ये इंफ्रारेड में थे, IR, इंफ्रारेड, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही। और यहीं पर कुछ पॉइंट और आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अल्ट्रावायलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन हायर से फर्स्ट में आ रहा है, चाहे सेकंड, थर्ड, फोर्थ कुछ भी हो, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। विजिबल की इससे कम होती है, इंफ्रारेड से ज़्यादा होती है। अब मेरा क्वेश्चन देखो, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन है, इन विच ट्रांजिशन मैक्सिमम एनर्जी इमिटेड, किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी इमिट होगी, किस ट्रांजिशन में। पहला ऑप्शन 4 से 1, दूसरा ऑप्शन 5 से 2, तीसरा ऑप्शन
7 से 2, चौथा ऑप्शन 8 से 4। ये शेल नंबर है, ठीक है। किसमें एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होगी, एनर्जी पूछी है। पहले में आएगा तो कौन सा, लाइमन। ये कौन सी, बामर, ये बामर, और ये कौन सी है, लाइमन, बामर, पार्शियल ब्रैकेट, इस ब्रैकेट है। सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होती है, लाइमन में। दैट इज आंसर, नो नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, E इक्वल टू एच नहीं होता है। हाँ, एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, और न्यू होता सी अपन लेमडा। एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम वेवलेंथ, एक ही बात है। मैक्सिमम एनर्जी भी इसमें है, मिनिमम वेवलेंथ भी इसी में है। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन कर दिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? लाइमन सीरीज की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, बामर की उससे कम होती है। लाइमन, बामर, बामर और ये ब्रैकेट, सबसे ज्यादा एनर्जी किस में ज्यादा रिलीज होगी, फर्स्ट केस में। आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, चले हम, चलो ओके।